हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको आज पढ़ाएंगे ओम का नियम क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और ओम के नियम की उत्पत्ति वगैरह कराएंगे। तो देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, यानी सन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने ये प्रैक्टिकल किया था। जॉर्ज साइमन ओम ने प्रैक्टिकल किया था। प्रैक्टिकल में क्या किया था, एक चालक तार लिया था इस तरीक़ा से और चालक तार के सिरों को एक इस तरीक़ा से बैटरी से जोड़ा था। जब इसे हम बैटरी से जोड़ देंगे तो चालक तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। और विभवांतर को नापने के लिए इस तरीक़ा से वोल्ट मीटर लगाया उन्होंने। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं और यहाँ पर अमीटर लगाया जो धारा को मापता है, अमीटर इस तरीक़ा से। तो उन्होंने क्या देखा था, इस तरीक़ा से देखो, इस चित्र द्वारा समझा रहे हैं। यहाँ ये वोल्ट मीटर है, सही है, और यहाँ क्या है, अमीटर है। ये वोल्ट मीटर है और ये अमीटर है। वोल्ट मीटर ये विभवांतर को नापेगा, अमीटर धारा को नापेगा। तो उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया था तो इस चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये ध्यान रखना पहले अच्छी तरीक़ा से, भौतिक अवस्था जैसे ताप है, ताप दाब आयतन को नियत रख के इनका जो मान था वो कांस्टेंट रखा था, इनके मान को चेंज नहीं किया था। उसके बाद में प्रैक्टिकल किया था, यानी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, दाब है, आयतन को नियत रखकर क्या किया था उन्होंने, यहाँ से जब चालक तार के सिरों को इस तरीक़ा से बैटरी से जुड़ा था तो इस चालक तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हुआ था, विभवांतर। लेकिन जब विभवांतर को हमने 100 वोल्ट किया तो धारा का मान 2 एम्पियर उन्होंने देखा। उसके बाद में जब विभवांतर को 200 वोल्ट किया तो धारा का मान 4 एम्पियर हो गया। उसके बाद में वोल्ट यानी विभवांतर का मान 400 वोल्ट किया तो धारा का मान 8 एम्पीयर हो गया। यानी जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाते हैं वैसे ही उसी अनुपात में धारा का मान बढ़ता जाता है। जैसे विभवांतर दोगुना हो रहा है तो धारा का मान भी दोगुना होता जाता है। जैसे अब यहाँ 800 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा तो ये धारा का मान हो जाएगा 16 एम्पीयर। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब हम विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। यानी जो विभवांतर है वो धारा के कैसा है, समानुपाती है, क्योंकि विभवांतर अगर दोगुना कर रहे हैं तो धारा का मान भी दोगुना होता जाता है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होगा कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन को बिना बदले चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। परिभाषा देख लो, चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन को बिना बदले चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। यही क्या है, ओम का नियम है। परिभाषा आप लिख लेना, ठीक है, हम बता रहे हैं। सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आयतन को बिना बदले चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। और इससे आगे और भी निकाल सकते हैं। जैसे ही प्रपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आता है आर। क्या आता है, आर। जहाँ आर एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, तो यहाँ से यदि हम यहाँ कांस्टेंट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा OV अपॉन I बराबर R, और जो R है वो क्या है, नियतांक। OV अपॉन I बराबर नियतांक क्या है, R। OV अपॉन I बराबर नियतांक। तो यहाँ से भी परिभाषा बन जाएगी, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन को आयतन को न बदलें तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के
धारा का अनुपात चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, इससे ओम का नियम कहते हैं। यहाँ से परिभाषा बन जाएगी, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब हम कराएंगे ओम के नियम की उत्पत्ति। इसके बाद हम करोगे ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति यहाँ डालोगे। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो इसमें ये चित्र समझ लो पहले। ये चालक तार है, चालक तार के सिरों को हम इस तरीक़ा से बैटरी से जोड़ देते हैं, तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस तरीक़े से विभवांतर मान लेंगे ओ बी, लंबाई मान लेंगे चालक तार की एल, या इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का वे कितना बनते हैं, ओ बी सफिक्स में डी। इस तरीक़े से धारा आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसकी भाषा क्या लिखोगे, माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर ओ बी है, चालक तार में स्मॉल आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तथा इलेक्ट्रॉनों का आरोहण वेग ओ बी सफिक्स में डी है, ओ बी सफिक्स में डी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, हमने अनुगमन वेग के लिए सूत्र निकाला था, तो ये फॉर्मूला आया था ओ बी सफिक्स में डी बराबर ओ बी ई टॉ बट्टे एम एल या एल एम, ये बताया था। तो यहाँ लिखोगे हम जानते हैं कि अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध ये होता है ओ बी सफिक्स में डी बराबर ओ बी ई टॉ बट्टे एल एम, समीकरण नंबर फर्स्ट। और अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या था, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध ये होता है फॉर्मूला आई बराबर एन ई ए ओ बी सफिक्स में डी। यहाँ से ओ बी सफिक्स में डी का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। यहाँ से ओ बी सफिक्स में डी है, ये भी ओ बी सफिक्स में डी है, समीकरण 1 व 2 को 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ओ बी ई टॉ बट्टे एल एम बराबर आई अपॉन एन ई ए, एन ई ए। तो हमें केवल ओम का नियम कहता है ओ बी अपॉन आई बराबर नियतांक, ये होता है ओम का नियम, ओ बी अपॉन आई बराबर नियतांक, ये सिद्ध करना है। तो क्या करोगे, यहाँ ओ बी और आई इधर होगा, बाकी पद इधर होंगे, तो ये आई इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ओ बी अपॉन आई बराबर ये एल एम ऊपर पहुँचेगा, एल एम बट्टे ये ई टॉ नीचे आएगा, तो एन ई और ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ए टॉ, ओ बी अपॉन आई बराबर नियतांक। ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट कैसे होंगे समझ लो, एल जो चालक तार की लंबाई है वो नियतांक होगी। जैसे धारा प्रवाहित करने से तार की लंबाई को बढ़ा नहीं सकते हैं, जैसे 1 मीटर तार है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो 2 मीटर नहीं होगा, तार की लंबाई 1 ही मीटर रहेगी। तो जो तार की लंबाई एल है वो कैसा है, हमारी कांस्टेंट है। एम द्रव्यमान भी कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। एन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कांस्टेंट होगी, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये है धारा प्रवाहित करने से क्षेत्रफल, उसकी मोटाई चौड़ाई लंबाई नहीं बढ़ती है, तो क्षेत्रफल भी कांस्टेंट होगा। और श्रांत काल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। श्रांत का कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि ओम का नियम जब हमने पढ़ाया था तो इसकी भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आयतन कैसा नहीं रखा था, नियत रखा था। और जो श्रांत काल टॉ होता है वो ताप पर निर्भर करता है, लेकिन ताप को हमने कैसा माना था, कांस्टेंट। तो ये टॉ भी कैसा रहेगा हमारा, नियतांक। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ एल बराबर नियतांक है, चालक तार की लंबाई कैसी है, नियतांक, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट हैं। तो यहाँ आ जाएगा ओ वी अपॉन आई बराबर
नियतांक ओ वी अपॉन आई बराबर नियतांक, यही ओम का नियम है। यहाँ लिख देंगे यही ओम का नियम है, ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। थोड़ा सा और देखते हैं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट डाल के देखोगे, नोट पॉइंट ये है आपका ओ वी अपॉन आई बराबर एल एम बट्टे एन ई स्क्वायर एट, समीकरण नंबर फर्स्ट। और ओम का नियम भी पढ़ा था आपने, ओ वी अपॉन आई बराबर आर, ओ वी अपॉन आई बराबर आर, यही ओ वी अपॉन आई है, ये भी ओ वी अपॉन आई है। तो समीकरण 1/2 से कर दोगे यहाँ पर, समीकरण 1/2 से आर बराबर एल एम बट्टे एन ई स्क्वायर एट, यानी इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर एल एम बट्टे एन ई स्क्वायर एट। ये भी यहाँ से प्रतिरोध आर का सूत्र है, ये है आपका प्रतिरोध आर का सूत्र। आर को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, आगे पढ़ाएंगे अभी हम। तो अब यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से ये पता लगता है जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध कितनी बातों पर निर्भर करता है। यहाँ कहते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, यहाँ लिखोगे प्रतिरोध की निर्भरता। तो यहाँ से नंबर 1 जो प्रतिरोध है, देखो द्रव्यमान और ये आवेश, ये कांस्टेंट वैल्यू है सबके लिए, चाहे ताप दाब आयतन नियत हो या ना हो। इस ये द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ताप दाब आयतन को अगर हम कांस्टेंट न रखें तो प्रतिरोध का मान इस तरीक़ा से किस किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई अधिक होने पर, लंबाई का मान अधिक होने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध होता है वो लंबाई कैसा होता है, समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन की संख्या आगे कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा, और ये अधिक होगा तो ये मान कम होगा। तीसरा पॉइंट, जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा पॉइंट, प्रतिरोध श्रांतकाल टॉ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये प्रतिरोध 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, और पदार्थ की मात्रा पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध पदार्थ की मात्रा पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर, ऐसे लिख दो, पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा, अलग अलग तार, अगर अलग अलग पदार्थ के तार लेंगे तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। तो ये होगी आपकी प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। अब देखो आगे वैद्युत प्रतिरोध, अब हम पढ़ाएंगे आपको वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। अब इसके बाद में देखोगे वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जैसे ये चालक हैं, हमने इस तरीक़ा से ये बैटरी से जोड़ दिया है, तो चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर, इस चालक के अंदर एक ऐसा गुण होता है वो धारा को रोकता है, और उस गुण को ही हम, रोकने के जो गुण होता है इस चालक के अंदर जो गुण होता है उसे ही हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो चालक द्वारा किसी चालक तार के, जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक तार द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस तरीक़ा से चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा को रोकने वाला इसके अंदर, चालक के अंदर ऐसा गुण होता है जो इस धारा को क्या करता है, रोकता है। उस रोकने वाले गुण को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक तार द्वारा, यानी किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ लिख दोगे, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में
आने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। अब यह करके दूसरी परिभाषा बना सकते हैं। ये हमने ओम का नियम पढ़ाया था आपको, ओ वी बराबर आई आर, ओ वी बराबर आई आर। तो यहाँ से आर क्या था, प्रतिरोध था, तो यहाँ से ही बना सकते हैं आर बराबर ओ वी अपॉन आई, आर बराबर ओ वी अपॉन आई। यहाँ से परिभाषा बनेगी किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से भी परिभाषा बन जाएगी किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, देखो प्रतिरोध का मात्रक एक तो होता है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, एक तो ओम होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है इस तरीका से। ये यहाँ से ओ वी क्या विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है इस तरीका से। तो एक मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर इस तरीका से। म्यू वगैरह कई मात्रक होते हैं, सही है, इतना ही रख दोगे। तो ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इसकी हम देखते हैं विमा। विमा देखेंगे आर बराबर ओ वी अपॉन आई से, आर बराबर ओ वी अपॉन आई से। आर की विमा, ओ वी क्या है, विभवांतर है। विभवांतर का अगर आपको सूत्र याद हो तो इससे ये सूत्र से निकाल सकते हैं विमा। ओ वी बराबर डब्लू बट्टे क्यू, ये सूत्र होता है ओ वी बराबर डब्लू बट्टे क्यू। यहाँ से रख सकते हैं ओ वी के स्थान पर डब्लू और बट्टे क्यू, और ये क्या है आई। तो डब्लू कार्य है, कार्य की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस के 2 बट्टे आवेश की विमा होती है ए टी, धारा की विमा क्या है, ए है। तो आर की विमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस के 2, नीचे क्या है ए और ए स्क्वायर ऊपर ले जाओगे, किसकी हो जाएगी ये माइनस की 2 और टी की घात माइनस के 1। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस 2 और माइनस के 1 माइनस के 3 ए की घात माइनस के 2। ये है प्रतिरोध की विमा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखते हैं जैसे ओम के नियम में कभी कभार ग्राफ खिंचवा लेता है कि ओम के नियम से ओ वी व आई में खींचा ग्राफ कैसा प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखा लिखोगे नीचे ओ वी व आई के बीच ग्राफ, ओ वी व आई के बीच ग्राफ। ओ वी क्या होता है विभवांतर, आई क्या होता है धारा, आई क्या होती है धारा। तो जब हम इसके बीच विभवांतर और आई के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये विभवांतर इस तरीका से ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है। इसमें अगर हम विभवांतर मानेंगे इधर और इधर क्या मानेंगे हम धारा। तो ओ वी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे हमने इस तरीका से भी बताया था इधर ना ओम के नियम में, ये वोल्ट मीटर है, ये मीटर है। जैसे वोल्ट मीटर अगर 2 वोल्ट करेंगे तो धारा भी इस तरीका से 2 एम्पियर होगी। यहाँ जैसे 100 ऐसे इस तरीके से बताया था हमने 100 वोल्ट तो ये 2 एम्पियर, इस तरीका से ये 200 तो यहाँ पर ये 4 एम्पियर, यहाँ 400 तो ये 8 एम्पियर।
यानी जैसे जैसे हम वोल्ट मीटर बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा बढ़ती है, उसी अनुपात में धारा बढ़ती है। तो जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे वैसे धारा बढ़ेगी। तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीका से सीधी रेखा आएगा, इस तरीका से। तो कई बार एक नंबर पूछ लिया जाता है कि OB और I में खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? सरल रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होती